नमस्कार, मैं राकेश कौर। आप देख रहे हैं जनता कश्मीर। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको ये समाज में या सियासत में, मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। एक नाम है, सैयद काज़मी साहब का है। आज मौका मिला, इनसे टाइम ले लिया है। अगर आप चारों ओर नज़र डालोगे तो मुझे लग रहा है कोई संस्था नहीं होगी, जिन्होंने इनको सम्मानित नहीं किया होगा आज तक। बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज जो ईरान, अमेरिका और इज़राइल का जो मसला चल रहा है, उसमें जो कूटनीति भारत की है वो कहाँ तक। काजी साहब, आपका बड़ा स्वागत है, क्योंकि दुनिया आज उलझी है इस वक्त। हम जो देख रहे हैं कि चाहे हम तेल की बात करें, गैस की बात करें और भी किसी चीज की बात करें, एक उलझन में पड़ी है। इसमें जो भारत की जो कूटनीति है, जो विदेश मंत्रालय का जो है, वो किस हिसाब से आप देख रहे हैं उसको? पहले तो कौल साहब, गुड इवनिंग आपको भी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका इतना कीमती वक्त आपने निकाला और इस गुफ्तगू पे हम आपके साथ बैठे हैं। दूसरा ये है, जैसे आपने खुद ही कहा कि हम बचते बचते, हम मतलब पूरी दुनिया बचते बचते बच गई, क्योंकि वॉर कोई भी किसी मसले का हल तो होती नहीं। जंगों से इंसानियत ख़त्म होती है, वो चाहे गाज़ा में हो, फ़लस्तीन में हो, पाकिस्तान में हो, ईरान में हो, इसराइल में हो या अमेरिका में भी हो। लेकिन इस वॉर ने, जो 40 दिन की वॉर, जो जिसके बाद सीज फायर डिक्लेयर किया ट्रंप ने, इस 40 दिन की वॉर ने पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आगे क्या होगा। आगे की रणनीति पूरी जियो पॉलिटिक्स में, जिसकी तरफ आप भी हमेशा पहली नजर रखते हो, कि जियो पॉलिटिक्स के समीकरण अब क्या आगे होंगे, कौन ग्लोबल लीडर्स जो है वो आगे आएंगे, और जो सो कॉल्ड चैंपियंस बने थे पूरी दुनिया को चलाने के, उनका क्या हशर होगा। तो मैं समझता हूँ कि सीज फायर परमानेंट सीज फायर में तब्दील हो। अल्लाह करे कि जो कल से कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस्लामाबाद में, उसके डिविडेंड्स अच्छे आए, और ईरान के जो 10 पॉइंट के फार्मूला है और उनके भी जो पॉइंट्स हैं अमेरिका के, कहीं ना कहीं अच्छी सहमति बने, ताकि दुनिया सामान्य तौर पे आराम से आगे बढ़ सके। और इस वक्त जो मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा दुआ मैं इसराइल के लिए करता हूँ, जो अभी भी सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, तेहरान में भी और बाकी जगहों पे भी। वो भी अपनी अकल से काम ले, क्योंकि नेतन्याहू की भी वहाँ इलेक्शंस है और वो भी 1000 से ऊपर करप्शन केसेस में फंसा है। अमेरिका में भी इलेक्शंस हैं, और जो पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है ट्रंप का भी, वो बहुत डाउन हो गया इस वॉर से। तो कोई किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाय तबाही के और पूरी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के। तो हम दुआ करते हैं कि इंसानियत जिंदा रहे, और कि कल से जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस्लामाबाद में, इसके फ्रूटफुल डिविडेंड्स आए, ताकि दुनिया अमन अमान से चल सके। ट्रम्प की आपने इसकी जो उठने का, बैठने का, बात करने का जो तरीका, वो आपने देख ही लिया होगा। जब पिछले साल हमने भी 2 दिन का वो जंग, तो हम कितने उसमें सहम गए थे, आपको याद ही होगा बिल्कुल। है। तो ये तो 40 दिन का जंग चला, तो इसमें आप देखे जो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व आई, उनकी हालत क्या होगी, और वहाँ के लोगों के कितने परेशान होंगे, क्योंकि हमें उन 2 दिनों का अंदाजा है। जो ट्रम्प का बिहेवियर है, क्या किस आपको क्या लगता है कि जो सीज फायर है वो उस पर अमल करेगा? बिल्कुल 100% करेगा। अब करना पड़ेगा। उसकी रीज़न नंबर 1 ये है कि जब आप दुनिया आपके खिलाफ होती है तो आप लड़ लेते हैं दुनिया के साथ। लेकिन जब आपके अपने घर के फ़रीद जो है आपके खिलाफ हो जाते हैं, मेरी मुराद अमेरिकन से है, मेरी मुराद यूएस कांग्रेस से है, मेरी मुराद पार्लियामेंट ऑफ अमेरिका से है, मेरी मुराद सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका से है, मेरी मुराद एक्स जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं अमेरिका के, वो सब खिलाफ है। एक इंटेलेक्चुअल क्लास जो अमेरिका को बिल्कुल क्लोज़ली चलाती रही है या अभी भी चलाती है, वो उसके खिलाफ है। तो अपने घर को खरा टोटल खिलाफ करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ट्रंप बौखलाया हुआ है। ट्रंप ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, ज़बरदस्ती, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, इज़राइल को खुश करने नहीं, के लिए। जिस हिसाब से उन्होंने उस छोटे देश को अटैक पहले किया, उसके बाद अपनी सेना उतारी और वहाँ के प्रेज़िडेंट को बंधक बना के ले लिया। कहीं एक किस्म का डर उसको लगा कि हम ये शायद ईरान पर भी हो सकता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन वेनेज़ुएला से शुरू हुई, कि बिल्कुल। जो तरीकाकार उसने वेनेज़ुएला को, के प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को रात को उठा के आगे बढ़ाया, वही वो सोचता था कि ईरान के साथ होगा। मैं आपको ईरान की, क्योंकि मैं एक शिया हूँ, और एक शिया होने के नाते मेरी ईरान से वाबस्तगी इसलिए भी है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स के एतबार से। और रिलीजियस सेंटिमेंट्स के एतबार से मैं आपको ये बता दूँ कि 5000 साल पुरानी सभ्यता है ईरान की। हिंदुस्तान के साथ भी उसको बहुत प्यार है। हिंदुस्तान के साथ भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट पे ईरान खड़ा रहा है। हिंदुस्तान की 2014 से पहले भी और 2014 मोदी जी के आने के बाद भी ह्यूजली इन्वेस्टमेंट है ईरान में,
और ईरान हमारा परमानेंट फ्रेंड। मैंने रिसेंटली बात की पद्मश्री कशरत पंडिता जी से, जिन्होंने पीएचडी ईरान में किया है। जी तो मेरी बड़ी वार्तालाप बात उनके साथ हुई, तो फिर मैंने उनसे पूछा कुछ सामान्यत जम्मू कश्मीर और ईरान के, तो बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने बताया, खासकर जो ड्राई फ्रूट्स है। तो उसने बोला इसमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि जो एरिया एक पड़ता है, ये बिल्कुल सामान्य जम्मू कश्मीर के हिसाब से पड़ता है। तो उससे कुछ ऐसी चीज़ें मुझे बताई, मैं भी हैरान हो गया है। तो ईरान का जो भारत के साथ रिश्ता, तो ये आज का तो नहीं है, ये बड़ा पुराना रिश्ता है। वक़्त बदलने के साथ कुछ चीज़ें बदल गई, ज़रूर बदल गई, मगर एक जो रिश्ता पुराना, वो तो काम कायम। कर ही रहा है। कौल साहब, पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारी जो संस्कृति है वो ईरान से मिलती जुलती है। जो बड़े खुमैनी साहब थे, आयतुल्ला खुमैनी साहब, जिनको हम अपना रहबर मानते हैं, पूरा शिया समाज उनको रहबर मानता है। और 1979 के बाद जो इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में आई है, वो कोई जबरदस्ती नहीं आई है, वो वहाँ के लोगों की विल से आई है। यहाँ मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लोगों की चाहत से थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जमहूरियत में जब लोग कुछ चाहते हैं, वैसी हुकूमतें आती हैं और वैसी हुकूमतें रूल करती हैं। तो आयतुल्ला खुमैनी साहब के जो फोर फादर्स हैं, वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ये भी शायद आपको उन्होंने बताया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा मैं आपको बता दूं कि हिंदू समाज में जो आपके दत्ताज है, ये भी हुसैनी ब्राह्मणों के नाम से जाने जाते हैं। और हुसैनी ब्राह्मणों का मतलब होता है जो हुसैन से प्यार करते हैं। जो ईरान की उस हिस्टोरिकल परस्पेक्ट पे उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स वहाँ हैं ईरान में, जो हमारे प्रधानमंत्री भी मानते हैं, नितिन गडकरी भी बहुत इंटरव्यू में कहते हैं कि यस, हमारी संस्कृति ईरान से कोरिलेट करती है। 5-6 हजार साल पुरानी संस्कृति। और अमेरिका का वजूद तो 250 साल पुराना है। 250 साल की वो फाउंडेशन डे मनाने जा रहे हैं। तो कहाँ 250 साल का एक मुल्क, जो 5 हजार साल पुराने मुल्क को, जिसका एक मजबूत कल्चर है, मजबूत सभ्यता है, और वो उसको टेररिस्ट नेशन के खिताब से एड्रेस करता है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए। और ये कहना कि वो टेररिस्ट कंट्री है, और ये कहना कि वो मॉडरेट नहीं है, हम मॉडरेट सत्ता वहाँ चाहते हैं। और मॉडरेशन के भी मैं आपको ताल्लुक बता दूं, आपको उन्होंने बताया होगा कि जनाब जितनी भी वहाँ लेजिस्लेटर्स है, सब पीएचडी होल्डर्स हैं, जो उनकी असेंबली और पार्लियामेंट में। और हमारी 90% जो वुमेन फोक है, जिसकी तरफ वो इशारा करते हैं कि वो बुरके में रहती हैं, वो हाईली एजुकेटेड है, वो गाड़ियां चलाती हैं, वो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, वो होटल चलाती हैं, वो रेस्टोरेंट चलाती हैं, वो टेक्नोक्रेट्स हैं, वो एजुकेशनिस्ट हैं, वो डॉक्टर्स हैं, लड़कियां और औरतें। ये ईरान है। और ईरान की अमेरिका और ईरान की जंग में एक चीज मैं आपसे कौल सब शेयर कर दूं। अमेरिका की आर्मी मिलिट्री लड़ रही थी ईरान के साथ, लेकिन ईरान की मिलिट्री आर्मी के साथ साथ 9 करोड़ 40 लाख लोग अब उस पूरी डिफेंस के साथ। आपने देखा लास्ट दिन पे, जब उन्होंने कहा कि हम कल से इसका मान सोल एक मा ले आएंगे। बिल्कुल, मानव श्रृंखला के हिसाब से वो अपने आप को वो मतलब बचाएँगे, अपने जो एहसासात हैं, उनको हम रखवाली करेंगे, वो दिन-रात बैठेंगे, पूरी बिल्कुल। आबादी ईरान की, अपनी बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, बच्ची से लेके हमारी माताएं बहनें, सब हाथ में झंडा उठा के उन पॉइंट्स पे थी जहां ट्रंप ने कहा था हम अटैक जो करें। ये गुंडागर्दी के हिसाब से जो ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड को एक हिसाब से एक यरगमाल बनाने की कोशिश की, क्या उसमें कोई कमी आई? 100% कमी आती है जब दिमाग ज्यादा खराब हो जाता है। देखिए, दिमाग ही है इंसान का जो पावर लस्ट होता है। लेकिन अमेरिका ने हमें सिखा दिया, ट्रंप ने, कि हम किसी के दोस्त नहीं है और ना किसी के दुश्मन। अगर हम सुबह दोस्ती करते हैं, शाम को बिट्रे करते हैं। अपने मुल्क को मजबूत करो, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनको और ज्यादा मजबूत करो। इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स को हर मुल्क को उठाना चाहिए। वो न्यूक्लियर पावर बने, वो कुछ बने, किस तरह से हर मुल्क छोटा या बड़ा मजबूत हो सकता है, उस पर काम करते रहना चाहिए। जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं है। जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, आज हमें इमर्जिंग इकोनॉमी है, भारत 140 करोड़ का मुल्क है और बढ़ता हुआ मुल्क है, प्रोग्रेसिव मुल्क है। कल ट्रंप को हमें भी डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, मैं क्योंकि यही हमारा कह रहा हूँ आपको कि इस वार को हमने देखा है, तो कुछ ना कुछ सीख तो भारत को भी लेनी पड़ेगी। आने वाले वक़्त में कितना सख्त हो सकता है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी में इमीडिएट ट्विस्ट आना चाहिए। और मैं उन पॉलिसी मेकर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कहाँ हमारी कमियां रही हैं, कि एक टेररिस्ट नेशन जिसको पाकिस्तान कहते हैं, आज वो चीन और अमेरिका का सबसे प्यारा दोस्त बन गया। और सुबह शाम जो हम ट्रंप की दुहाइयां देते रहते थे, और ट्रंप हमें कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी का मैं पॉलिटिकल कैरियर खा जाऊंगा, और सुबह कहता है मोदी इज माय फ्रेंड, और शाम को ये स्टेटमेंट देता है। तो हमें उन पॉलिसी मेकर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर नजर डालिए। हमारी जो छवि है बहुत दुनिया में बहुत अच्छी है, हम एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, और कोई मुल्क भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान से ट्रेड नहीं करना चाहता, व्यापार नहीं करना चाहता, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि एक वाहिद कंट्री है जो अनडिस्प्यूटेड बहुत बड़ा जमहूरियत बाज़ार, है, बिल्कुल, बहुत बड़ा एक बाज़ार भी है, मंडी। हर किसी चीज़ के लिए
बहुत बड़ा बाजार है तो बिल्कुल सर। तो देखिए आपने अभी एक बात की कि शिया तबके से आप ताल्लुक, मुझे भी याद है जब 90s में जम्मू कश्मीर, अब हमारे जम्मू कश्मीर में हालात खराब हो गए तो एक समुदाय को वहां से निकलना पड़ा है, तो हर किसी ने झिझक की बात कर रही, मगर शिया कुछ ऐसे मजहबी लीडर निकले, उन्होंने रोक टोक के कुछ ऐसी बातें की जो उस समुदाय को बहुत पसंद आई है। खासकर जब जो प्रॉपर्टी अगर 100 रुपए की थी तो वो 20 रुपए में खरीदी, तो उन्होंने बोला कि ये हराम है, आपने जो किया गलत किया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, मैं ये मानता हूँ मैं किसी सियासी पार्टी से बिलॉन्ग नहीं करता हूँ, ना मुझे कोई सियासी बेनिफिट लेना है किसी से। मैं बेलौस तरीके से 90 में जब ये माइग्रेशन हुई, तब भी मैं कहता था, आज भी कहता हूँ, कोई भी इंसान अपने छत को छोड़ के बाहर नहीं आना चाहता। कोई भी अपनी सरज़मीं को छोड़ के दूसरी तरफ हिजरत नहीं करता है। ये मजबूरियाँ होती हैं, ये पॉलिटिकल स्टंट्स बने। क्या हुआ कि इस कम्युनिटी को बाहर आना पड़ा, और यहाँ भी जम्मू में भी 85 में जब गुलशाह साहब चीफ मिनिस्टर, तो यहाँ भी एक फ़िज़ा बनी थी कि माइनॉरिटी में यहाँ मुसलमान रहते हैं जम्मू में, उनको भी माइग्रेशन करने पे आमादा करने लगे थे, लेकिन रुक गई उस वक़्त माइग्रेशन। मैं ये समझता हूँ कि वो कौन पॉलिसी में कौन लोग हैं जो हुकूमत में रहते हैं, उनसे क्या कोताहियाँ, क्या गलतियाँ हुई, जिसकी आज तक हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो 90 में बच्चा पैदा हुआ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का, आज अब 2026 में वो कितना बड़ा हो गया, उनका क्या कसूर था जो उनसे उनकी ज़मीनें, उनका घर, उनका आशियाना खो दिया। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ उन लोगों से भी जो दिल्ली में बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोगों से भी, एक परमानेंट सॉल्यूशन कीजिए। अगर होमलैंड की डिमांड है, तो भैया जम्मू कश्मीर बहुत वसी है, कहीं भी एक डिस्ट्रिक्ट कश्मीरी पंडितों को नाम डेडिकेट कीजिए, एक परमानेंट होमलैंड बनाइए, ताकि एक परमानेंट रेज़ोल्यूशन हो, और एक परमानेंट जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है, ये बाकी चीज़ें उनके लिए कीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है, और कश्मीरी पंडितों कम्युनिटी के बिना वो गुलदस्ता नहीं खिल सकता है। उसमें बौद्ध, हिंदू, सरदार, मुस्लिम, शिया, सुन्नी सब आएँगे, तभी जम्मू कश्मीर की जो रियल एसेंस है, वो आगे चलेगी। ज़ात-पात पे अगर आप सियासत करेंगे, तो ट्रंप का हाल देख लीजिए। मैं उन पॉलिसी मेकर से भी कहता हूँ कि ट्रंप देख लीजिए, जो यहूदी और शियों की लड़ाई करवाने लगा था, फाइनली घुटनों पे आ गया और माफी मांग ली। दुनिया खुशबू की तरह, एक गुलदस्ते की तरह खिली रहे, हुक्मरान सिर्फ उसको अच्छे ढंग से चलाने की कोशिश करें, और एक रोल मॉडल बन के अपने अपने मुल्क को चलाए, तभी हर दुनिया का मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा, छोटा मुल्क हो चाहे बड़ा मुल्क हो। तो जम्मू कश्मीर में फिजा बदली, मोदी जी का बहुत शुक्रिया। 2014 से आज तक दिल्ली का बहुत शुक्रिया कि जम्मू कश्मीर के लोगों के कॉन्फिडेंस को बहाल किया, सड़कें, रोड, ब्रिजेस सब कुछ बना दिए। दिलों को जीत के रखिए, क्योंकि ना हम पाकिस्तान को बदल सकते हैं, ना उसकी नीयत को बदल सकते हैं, ना उन फ्रिंज एलिमेंट्स को बदल सकते हैं जो सियासत में जिनका हैं, काम यही है। जिनका काम यही है नफ़रतें फैलाना। उनको चेक रखिए और उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, ताकि ये 70% जो मैंडेट पिछली सरकार को हमने दिया, जो उमर अब्दुल्ला चला रहा है, अगला मैंडेट 99% का आए और लोगों को रिहैबिलिटेशन मिले। लोगों ने बहुत खोया है जम्मू कश्मीर में, अब खोने को कुछ नहीं है। तो इसलिए मोदी जी ने जो 2014 ऑनवर्ड एक कॉन्फिडेंस बहाल करने में अपना पहल की है, मैं समझता हूँ हमें उनका शुक्रिया अदा करना है, और दो उनसे ही दुआ करनी है कि जब तक आप हैं, ये और अच्छी से अच्छी पॉलिसीज़ और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट के जो पैकेजेस हैं जम्मू कश्मीर के बच्चे-बच्चियों को दो, ताकि ये दोबारा कभी पाकिस्तान को देखे ना, थूकना भी जो है जो है वो न थूकना भी अपनी तौहीन समझे, और आगे बढ़े और प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट की सोच से भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। आज जब लास्ट में एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, इस जो नई सरकार बनी, चुनी हुई सरकार है, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने सीधा बोला कि पहली बार यहाँ वोटिंग हुई है और अच्छे इलेक्शन हुए हैं, तो इन दो लगभग पौने 2 साल होने वाले हैं, इनको आप कैसे देखें आम जनता की? देखिए सर, मैंने पहले ही आपसे कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम क्रेडिट देते हैं कि एक फ़िज़ा बनाई, आपने डर खौफ निकाला, और बुलेट से बैलेट तक लाने में जो सफ़र था, बड़ा टफ कठिन सफ़र था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोगों के लिए आसान किया, और लोगों के कॉन्फिडेंस को बहाल करते हुए लोगों ने समझा कि भैया, अक्रॉस द पार्टी लाइन्स, अक्रॉस रिलीजियस लाइन, हमको अपनी सरकार बनानी है। अब पोलराइज़ेशन हो गई, उमर अब्दुल्ला बन गया, यहाँ बीजेपी के लोग बन गए, पोलराइज़ेशन तो होती रहेगी, अंडर डेवलप्ड कंट्री है हम, ये तो चीज़ें चलेंगी, ज़ात-पात की जंग, हिंदुओं को हिंदू, ब्राह्मण को राजपूत से लड़ाओ, ये अभी 100 साल तक चलेगा जब तक हम विकसित होंगे। विकसित भारत तभी होगा जब हमारे विकसित जब ब्रेन तक होंगे, हम ब्रेन इसको ब्रेन चेंज नहीं करेंगे। हमारे ज़हन विकसित होंगे, दिल विकसित होगा। अभी ये 50-60 साल ऐसे ही सरकारें चलेंगी, लेकिन जैसी भी बनी उसका सारा श्रेय
मोदी लेड सरकार को जाता है और ये कॉन्फिडेंस बहाल करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और वो एलिमेंट्स जो जम्मू कश्मीर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं उनको कड़े हाथों लीजिए, ताकि कोई भी फ्रिंज एलिमेंट जो है जम्मू कश्मीर को नजर ना लगा सके। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, आईएसआई को जवाब देने के लिए हमारे बॉर्डर्स पे हमारी इंडियन आर्मी जो है वो बड़ी सक्षम है उनको जवाब देने के लिए। लेकिन जब अंदर के एलिमेंट्स खराब होते हैं उनको आप चेक कीजिए, ताकि कोई भी चीज जो है वो डरेल ना हो जो पीस को डिस्टर्ब करती हो। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। ये काज़मी साहब थे, आप अपनी राय रख सकते हैं क्योंकि बहुत विषयों पर बात की है। मुझे इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता कश्मीर।